तो चलिए भैया, हम टाइगर की आज बात करेंगे, शेर की बात करेंगे, मैसूर का शेर, साउथ इंडिया का शेर। तलवार के तो इनके क्या कहने हैं भैया। सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, पानी भर दिया था, नाक को चने चबवा दिए थे इन्होंने। हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान की, जो कि पहले मिसाइल मैन थे। जब इन्होंने वॉर में मिसाइलें यूज की थी, सब बोले अरे ये कौन सा हथियार है जो नया आ गया है। तो टीपू सुल्तान की बायोग्राफी को देखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चारों एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे और पूरी हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। दो पार्ट में लेक्चर आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में। सबसे पहले तो उनकी अर्ली लाइफ देखेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से ये पावर में आए, उसके बाद देखेंगे ये रूलर ऑफ मैसूर बने, और फाइनली एंग्लो मैसूर और मराठा वॉर। हैदर अली और टीपू सुल्तान की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भैया कौन सा रीजन है? कर्नाटक या फिर कार्नेटिक का रीजन है ये, ठीक है। 1751 से लेकर 1855 तक ये पूरा एस्टैब्लिशमेंट रहा था कर्नाटक की डायनेस्टी का, नवाब्स ऑफ कर्नाटक, नवाब्स ऑफ कार्नेटिक जिसको बोलते थे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लाइट ग्रीन में, आरकॉट कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मद्रास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था ये, और इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से ट्रेड होता था, काली मिर्च या ब्लैक पेपर यहां से इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये पूरा मैसूर का रीजन था, ये किसके अंडर था? हैदर अली के अंदर, टीपू सुल्तान के अंदर। तो क्या होना है? युद्ध होना ही है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूंगा। मैंने आपको यह बताया था कि ब्रिटिश जो थे 2 वॉर जीत के आए थे, 1757 का प्लेसी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। सबसे इंपॉर्टेंट, 7वें आसमान पे घमंडी ब्रिटिश, हम कुछ भी कर देंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे भारत पे एक्सपैंड करना चाहते थे। और इसी एक्सपेंशन के अंतर्गत साउथ इंडिया आता था। साउथ को जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन यहां पे इन बिटवीन 1761 एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। यहां पे 1761 में 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई। सबसे पहले हैदर अली जो थे वो मैसूर के राजा हो गए, डी फैक्टो रूलर हो गए। उसके बाद यहां पे 3rd बैटल ऑफ पानीपत हो गई, जिसमें मराठा को हार, अनफॉर्चुनेटली, इसको मैं कवर करूंगा अपने सेपरेट वीडियो में, बैटल सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली जीत ही जाते मराठा, बहुत तगड़े थे, बहुत ही जबरदस्त फोर्स थी। मराठा इतने ज्यादा ताकतवर थे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी इनके सामने झुकना पड़ा था, ठीक है। लेकिन 1761 में हार गए, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये हारे तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, ठीक है। अब ये इससे मैं, मेरे बोलने का मतलब क्या है, देखिए क्या था। मैथ्स कुछ इस तरह से बैठा था कि हैदर अली जो थे ये पूरा एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। निजाम और मराठा ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। निजाम चाहते थे वो भी एक्सपैंड करें, मराठा चाहते थे वो भी एक्सपैंड करें। तो ब्रिटिश प्लस निजाम प्लस मराठा, ठीक है, वर्सेस फ्रांस और ब्रिटिश हमेशा वॉर में रहते थे, फ्रांस और हैदर अली, ठीक है, और बाद में टीपू सुल्तान। ये दोनों आपस में भिड़ने वाले थे, और इसी की वजह से 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई। हैदर अली ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट था ये जो ब्रिटिश ने देखी थी। मूड खराब हुआ ब्रिटिश का, पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। मैंने हैदर अली की बायोग्राफी में ये पूरा कवर किया है, और ये सारी चीजें कवर की है, मराठा वॉर कवर की है, आप जरूर देखिएगा। हम इस लेक्चर में दूसरा, तीसरा, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन टीपू सुल्तान का देखेंगे, ठीक है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 तक हुआ। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, कुछ भी नहीं मिला ब्रिटिश को, पूरी तरह से ब्रिटिश हारा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यहां पे नुकसान झेलना पड़ा था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ वो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। इसमें भी ब्रिटिश की हार झेलनी पड़ी, लेकिन यहां पे 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई थी, ठीक है। वो क्या स्टोरी है अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो फिलहाल हम सीधे टीपू सुल्तान पे आते हैं। टीपू सुल्तान का जो जन्म था 20 नवंबर 1750 में हुआ था। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक शेर का जन्म हो गया था, बाघ का जन्म हो गया था। इनको टाइगर क्यों बोला जाता है? देखो टीपू सुल्तान जो है, टाइगर इनका एम्ब्लेम बन गया। वहां पे इनके जो कपड़े होते थे उसमें टाइगर रहता था। हर जगह आपको जो बाघ है वो देखने को मिलेगा। ऐसा था कि एक बार ये अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ, फ्रेंच फ्रेंड के साथ शिकार पे निकले थे। इन्होंने एक शेर को देखा, शेर पे गोली चलाई, गोली नहीं की। टीपू सुल्तान पे उस टाइगर ने अटैक कर दिया।
उनका डैगर भी गिर गया नीचे, लेकिन किसी तरह उन्होंने डैगर उठाया और उस शेर को इन्होंने विदाउट एनी वेपन सिर्फ अपने डैगर से मार दिया। इसीलिए इनको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो वहां से फिर एक अलग ही कहानी स्टार्ट हो गई। बहुत ही ज्यादा बहादुर निडर थे ये लीडर। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो 20 नवंबर 1750 में देवनाली डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट डे बैंगलोर है, रूरल डिस्ट्रिक्ट गांव एरिया में आता है, वहां से 33 किलोमीटर दूर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था और एक औलिया के नाम पे इनका नाम रखा गया था। ठीक है, टीपू मस्तान औलिया जिनका नाम था। ठीक है, अब हैदर अली जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज तर्रार था, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही कायदे से चीजों को देखते थे। और इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो क्या कहने, इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से एक के बाद ये ऊपर आते गए। हैदर अली मिलिट्री लीडर थे 1717 में या 1722 में, जो भी डेट हो, यहां पे उनका जन्म हुआ था। मिलिट्री लीडर थे वो तो भैया। अब मिलिट्री लीडर थे वो इतना एफिशिएंट राज करते थे कि एक के बाद एक उनको प्रमोशन मिलते गए, और उसके बाद 1761 में इन्होंने पूरी ही सत्या हत्या ली और मैसूर के राजा रूलर हो गए। ठीक है, और वहां से फिर एक अलग ही कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये मैंने कवर किया ऑलरेडी हैदर अली की बायोग्राफी में। अब उसके बाद क्या था कि सिंस ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो टीपू को चाहते थे ये सबसे ज्यादा पढ़े, हर शिक्षा दी, साइंस से लेकर, लैंग्वेजेस से लेकर, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर मंगवाए और टीपू सुल्तान को पढ़ाना शुरू कर दिया। और अब टीपू सुल्तान ऑलरेडी बहुत ही जीनियस थे, और यहां पे अगर एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो सोने पे सुहागा। टीपू सुल्तान बिल्कुल फिर बहुत ही गजब तरीके से उभरे, और बहुत ही छोटी सी उम्र में उनको जिम्मेदारियां समझ में आ गई थी। उनको पता था ये जो साउथ इंडिया है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रिटिशर को भी समझ गए थे कि ब्रिटिश निजाम और मराठा तीनों से ही खतरा है। मराठा का कुछ ऐसा हुआ था कि जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो मराठा की इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बहुत ही चरमरा गई थी। ठीक है, ये बाद में रिजरेक्ट किया, और उसके बाद फिर एक ऐसे पेशवा है जिन्होंने टीपू सुल्तान को आखिरी तक नाक में दम करके रख दिया। ठीक है, तो अभी हम उनकी बात करेंगे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में जो हारे थे, और उसके बाद ही उसी दौरान ही रूलर हो गए थे हैदर अली, उन्होंने अपना पैसा फेंका और 45 लाख सीधे सीधे मराठा को ऑफर कर दिया और बोला कि आप यहां से हट जाइए। ठीक है, क्योंकि हैदर अली को उस समय बहुत टेंशन थी कि अगर इतने लोग अटैक करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, तो ये चीज उनके लिए काम कर गई। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि इधर टीपू सुल्तान अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग जब पूरी कर लेते हैं, सिर्फ 15 साल की उम्र में, पहले एंग्लो मैसूर वॉर में, 15 से 16 साल की उम्र में पहले एंग्लो मैसूर वॉर में ये भाग ले लेते हैं। ठीक है, अपने पिताजी को अपना शौर्य दिखाते हैं। 1769 में ये मैसूर वॉर खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, लेकिन उस समय टीपू सुल्तान, ये तो पता चल गया होता है कि ये लड़का कहां जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा है ये। ठीक है, अब हम सीधे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे आते हैं। देखिए क्या था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी 1769 में। ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत क्या था कि आप हमारे मैटर में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं करेंगे, मतलब अपना अपना मैटर संभालिए। अगर साउथ का मैटर है तो हम देखेंगे, ब्रिटिश ने बोला हमारा मैटर है तो हम देखेंगे। म्यूचुअल असिस्टेंट की बात हुई थी। दूसरा पॉइंट ये था, पहला पॉइंट अपना मैटर देखिए, दूसरा पॉइंट म्यूचुअल असिस्टेंट। अगर आपके ऊपर कोई भी हमला होता है, हम है ना, हम आपको बचाएंगे आके। मराठाओं ने 1771 से लेकर 1773 तक तगड़े से हमला किया यहां पे, और उसके बाद ये हमले और तेज हो गए सेकेंड मैसूर वॉर आते आते। ठीक है, अब यहां पे हैदर अली ने मदद मांगी। ब्रिटिशर ने बोला कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई मदद नहीं करनी। चुपचाप उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। हैदर अली आग बबूला हो गए, सीधा सीधा मद्रास की ट्रीटी का, संधि का उल्लंघन है, हम क्या यहां पे पागल बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई। इसी बीच क्या हुआ था कि फ्रांस और ब्रिटिश में 7 इयर्स वॉर खत्म हुई थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वैसे ही दूसरी चीज ये है कि अमेरिका जो था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका जो था वो ब्रिटिश के हाथ से चला गया था। ठीक है, अब अगर वो चला गया तो उन्होंने पूरा ध्यान यहां पे केंद्रित कर दिया भारत में, क्योंकि भैया उनको तो रिसोर्सेज चाहिए थे ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उधर ब्रिटिश में आ गया था, जितने हो सके रिसोर्सेस लाओ और भैया ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करो ताकि ब्रिटिश की इकोनॉमी बढ़े। कॉलोनाइजेशन जो था वो बहुत
चरम पे था उस समय, ठीक है। तो ब्रिटिश को पैसा चाहिए, तो पैसा भारत से अच्छा कुछ है ही नहीं, लेकिन बीच में खड़े थे टीपू सुल्तान, तो इनको कैसे हटाया जाए। इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि किसी तरह निजाम और मराठा कभी आते थे कभी नहीं आते थे इनके साथ, मराठा भी अपना इसमें हित देखते थे, ठीक है। तो क्या था कि यहां पे अब दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर हुई। पॉइंट वाइज मैं लिखवा देता हूं क्या हुआ था, ठीक है, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने फ्रांस की जो टेरिटरी थी माहे, ठीक है, लेकिन ये आती थी किसके अंदर, हैदर अली की टेरिटरी के अंदर। हैदर अली भैया रूलर ऑफ मैसूर थे, तो उन्हीं के अंदर आती थी, तो इसको पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। हैदर अली आग बबूला हो गए। हैदर अली ने बोला बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। ब्रिटिश ने पूरा कैप्चर कर लिया 1779 में, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही हैदर अली ने एक पूरा फुल ऑन इन्वेजन लॉन्च कर दिया ताकि ब्रिटिश को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाए और मद्रास से भी खदेड़ दिया जाए। तो दोनों जगह से इन्होंने इन्वेजन चालू कर दिया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट। इसी के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गई। सेकेंड होती है बैटल ऑफ पोलिलूर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए बैटल ऑफ पोलिलूर के बारे में, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद मैं क्वेश्चंस भी देने लगूंगा आपको और उसके आंसर्स भी बताने लगूंगा, ठीक है। तो ये आपको और ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। यहां पे टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली को हरा दिया और अपने शौर्य का दोबारा प्रमाण दिया। यहां पे दो चीजें हो रही थी, एक तो हैदर अली खुद संभाल रहे थे पोस्ट, दूसरा टीपू सुल्तान को सीधा दे दिया था कि जाओ तुम देखो, ठीक है। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वहां पे पूरी तरह से कर्नल को मतलब कर्नल ब्रैथवेट को पूरी तरह से हटा दिया था पूरी तरह से, ठीक है। तो ये थी, तो सबसे पहले मतलब आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद ब्रैथवेट बोल दिया, यहाँ पे कर्नल बेली को पूरी तरह से हटा दिया था, ठीक है। अब जब ये बात हेक्टर मुनरो को पता चली, ठीक है, हेक्टर मुनरो को ये बात जब पता चली, जो कि भैया यहाँ पे मिलिट्री के चीफ थे भारत में, ठीक है, उन्होंने बोला कि छोड़ो कांचीपुरम को। उस समय क्या थी कि देखिए हेक्टर मुनरो चीफ आर्मी कमांडर थे। ये कांचीपुरम में, रुकिए मैं जरा स्क्रीन साफ कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए, अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो हेक्टर मुनरो को जब ये बात पता चली, जो कि उस समय आर्मी हमारे कमांडर थे, मतलब भारत के कमांडर थे, तो वो उस समय कांचीपुरम को देख रहे थे। तीसरा पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट आपने लिख लिया, जो कि मैंने बोला ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर कर लिया, उसके बाद हैदर अली ने इन्वेजन कर दिया। दूसरा पॉइंट यह था बैटल ऑफ पोलिलूर हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से कॉलोनल बेली को हरा दिया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे ही ये बात ब्रैथवेट को चीफ कमांडर हेक्टर मुनरो को पता चली, वो कांचीपुरम को छोड़ के तुरंत ही यहां पे आ गए और देखने लगे कि कितनी ज्यादा कैजुअलिटी हो गई। उसी दौरान 1718 फरवरी आते आते तक, 1782 आते आते तक, ये चौथा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने कर्नल ब्रैथवेट को भी हरा दिया। तो धीमे धीमे वो सारी टेरिटरीज को वापस गेन करने लगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 फरवरी 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, ठीक है, और टीपू सुल्तान जो थे वो रूलर हो गए 22 दिसंबर 1782 में। और यहां पे इनके रूलरशिप पे बहुत अपोजिशन भी हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनके अंकल थे, अब उस पर हम फिलहाल नहीं जाएंगे। 1782 में 22 दिसंबर को ये रूलर चुन लिए गए, ठीक है। और फाइनली पूरी तरह से जो टीपू सुल्तान है, उन्होंने ऑल आउट अटैक करते हैं वो, और जितने भी एरियाज होते हैं उनको छीन लेते हैं। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, ये 1784 की बात है, और इस वॉर का एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब 1784 में यहां पे भी ब्रिटिश को कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर से और इनको हर्जाना देना पड़ता है। जितनी भी टेरिटरीज थी वो भी मिल जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ब्रिटिश को। करें तो करें क्या, इस वॉर में भी हार गए। ब्रिटिश बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, और वही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब यहां पे ब्रिटिश दूसरी चीज लगाना शुरू कर देता है ना। देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसमें क्या है, अरे आई एम रियली सॉरी, ये जो स्पेलिंग है ये गलत हो गई है, ये मैसूर, ये एन जो है वो नहीं रहेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। यहां पे क्या है कि मराठा जो हैं सीधा सीधा अब भिड़ने वाले हैं किससे, टीपू सुल्तान से, ठीक है। देखिए 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। पूरी तरह से मराठा जो थे उनकी इकोनॉमिक जो स्थिति थी वो चरमरा गई थी। युद्ध में ऐसा ही होता है।
यहां पे सत्ता संभाली पेशवा माधवराव एक ने। इन्होंने पूरा रिजरेक्ट कर दिया, पूरा रीऑर्गेनाइज कर दिया। पेशवा उस समय प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी और बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे माधवराव वन। इन्होंने नाक में दम कर दिया। पहले ही मराठा जो थे वो टीपू सुल्तान और हैदर अली को हरा चुके थे। इनको एनुअल कंपनसेशन जाता था और बड़ी दिक्कत थी। टीपू सुल्तान इससे बहुत ज्यादा खफा थे, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और नवाब और मैसूर मराठा को उन्होंने असाइन किया था। ठीक है, तो पहले भी ऐसा हो चुका था। अब यहां पे दोबारा ये चीजें होने वाली थी। टीपू सुल्तान बिल्कुल भी ये बिल्कुल सही नहीं उनको लगता था कि अब इतना ज्यादा उनको ट्रिब्यूट दे क्यों रहे हैं, और नवाब और मैसूर का भी टाइटल उनको मिल गया था, तो ये सही नहीं है। ठीक है, और ये वक्त के साथ और ज्यादा क्रूर होता गया, और ज्यादा कट्टर होती गई, दुश्मनी जो है वो बढ़ती गई। भाई मराठा भी चाहते थे कि पूरा एक्सपेंशन हो। ठीक है, अब वो कैसे भी हो, मराठा भी पूरा एक चाहते थे कि एक हिंदू साम्राज्य हो जहां पे हर कोई रहे, एक सेक्युलर हिंदू साम्राज्य हम बनाए। ठीक है, मराठा का तो ये सपना ही रहा था शिवाजी राव। ठीक है, अब क्या था, टीपू सुल्तान ने क्या था, ये पूरी जो ट्रिब्यूट है मराठा को स्टॉप कर दी, जो कि हैदर अली ने बोला था कि आपको एनुअल कंपनसेशन जाता है और हम हमेशा आपको ट्रिब्यूट भेजते रहेंगे। यहां पे मराठा जो है गुस्सा आ गए। उसके बाद एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होती है मराठा और टीपू सुल्तान में। तुरंत ही दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होने के बाद यूनिटी नहीं है, यहां पे लड़ाई हो रही है। ब्रिटिशर को यही चाहिए था। किस्मत का साथ जो है ना ब्रिटिशर को भरपूर मिला है। 1785 से ये शुरू होता है और फाइनली 1787 में ये खत्म होता है। ट्रीटी ऑफ गजेंद्राबाद जो है वो साइन होती है। ठीक है, गजेंद्रगढ़, आई एम सॉरी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ साइन होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले लिखा है सीज ऑफ नारकोंड। इसमें कभी मैसूर जीता, कभी मराठा से जीता, कभी मैसूर ने सरेंडर कर दिया। अल्टीमेटली ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है ये इस ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ जो है उससे खत्म होती है। अब यहां पे टीपू सुल्तान को नुकसान झेलना पड़ता है। मराठा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और ऑल आउट पूरी तरह से अटैक करता है। उसके बाद टीपू सुल्तान बहुत ही, एक तो टीपू सुल्तान जो थे ना वो काफी दिमाग वाले थे। उनको पता था चीजों को मैनिपुलेट कैसे करना है और कब सही पासा फेंकना है, कब नेगोशिएशन स्टार्ट करना है। उनको पता था कि अब अगर इससे ज्यादा हमने कुछ भी किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत ही जाके नेगोशिएशन स्टार्ट कर दो और उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ के अंदर जितने भी कैप्चर्ड टेरिटरीज थे वापस सारे के सारे लौटा दिए गए मैसूर को। फिर से ट्रिब्यूट देने की 4 साल तक, ठीक है, पूरा ट्रिब्यूट देने की उनसे बात की गई, जो कि हैदर अली ने उनको प्रॉमिस किया था। बहुत ही ज्यादा 48 लाख रुपए का यह सम था, जो कि उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद मराठा ने भी एग्री कर लिया कि हम आपको नवाब टीपू सुल्तान बुलाएंगे। अब जो है तीसरा मैंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 तक चला था। यहां पे ब्रिटिशर को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। उनको पता था कि एक तो मराठा से उनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट थे और वो सोचते थे कि मराठा, हैदराबाद तो ऑलरेडी हमारे साथ है और मराठा को अगर हम साथ में मिला ले कमाली हो जाएगा। टीपू सुल्तान जब झुके तो ये बहुत अच्छा ब्रिटिश को मौका मिल गया। तो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1790 से 1792 तक स्टार्ट हो गया और इसी मैसूर वॉर में भयंकर नुकसान टीपू सुल्तान को झेलना पड़ा और वो यहां से उनका पतन जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पॉइंट वाइज लिख लीजिए। तो ये स्टार्ट होता है 1789 में। ठीक है, उस समय ट्रैवनकोर, कौन थे राजा उस समय ट्रैवनकोर के, चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ट्रैवनकोर जो था वो ब्रिटिश का पार्ट था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने जाके उसको इन्वेड कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसको इन्वेड कर दिया, उसको जीत नहीं पाए क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया था ट्रैवनकोर आर्मी ने। ऑलरेडी ब्रिटिश का पीछे से सपोर्ट था इनको। ट्रैवनकोर के राजा ने तुरंत बोला, महाराजा जो थे उन्होंने बोला कि भैया हमको हेल्प करो। ईस्ट इंडिया कंपनी को तुरंत ही हेल्प के लिए बुलाया और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। उन्होंने चीजों को सही किया, अपने हाथ में लिया और तुरंत ही उन्होंने मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ तुरंत ही संधि की, हाथ मिलाया ताकि टीपू सुल्तान को हटाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज थी। इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की।
उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से अटैक किया, काउंटर अटैक किया, जितनी भी टेरिटरी थी उसको रीगेन कर दिया। फिर अगेन 1791 में ब्रिटिश भी चुप नहीं बैठेंगे, कॉर्नवालिस ने यहां पे बैंगलोर को ले लिया और उसके बाद सेरिंगापट्टनम या श्रीरंगापट्टनम जो उस समय मैसूर की कैपिटल थी उसको लेने की बात कर दी। और अगर श्रीरंगापट्टनम वो ले लेते तो फिर खेल ही खत्म ना, क्योंकि मैसूर ही तो पूरा उनका मेन सेंटर था जहां से वो रूलर ऑफ मैसूर थे टीपू सुल्तान। फायदा क्या? और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है और भी फिर इन्वेजन्स होते हैं, काफी कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान, लेकिन इस जंक्शन को पार नहीं पा पाते हैं और अल्टीमेटली टीपू सुल्तान को फिर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन करनी पड़ती है और ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, ये उनके लिए फेलियर होता है। ठीक है, 1792 में जो ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में साइन करते हैं, ये बहुत बड़ा इनके लिए लॉस होता है। ठीक है, 2 हफ्ते हो गए थे, कुछ नहीं हुआ था और उसके बाद फिर इस ट्रीटी के दौरान 50% टेरिटरी जो है टीपू सुल्तान अपनी हार जाते हैं। यहां तक ये जो अलायंस था ना ब्रिटिश का निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। टीपू सुल्तान को सीधा हरा दिया जाता है, 50% टेरिटरी हार जाते हैं, साथ ही साथ हरजाना देना पड़ता है टीपू सुल्तान को भयंकर। ठीक है, देखिए ये वॉर का एक और बहुत बड़ा रीजन था, ये भी मैं बताता हूं। टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि मालाबार कोस्ट से सारे जो एक्सपोर्ट थे वो बंद कर दिए थे ब्रिटिश के। मालाबार कोस्ट उस समय अंडर आता था किसके? टीपू सुल्तान के, और पूरी तरह से उन्होंने ये एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। ब्लैक पेपर और भी काफी चीजें वहां से एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि बिल्कुल बगल में ही था, मतलब बगल में क्या, यूरोप वहां से पास पड़ता था। यहां से ब्रिटिश को बड़ा गुस्सा आया और जब उन्होंने ये मौका देखा तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर की ये भी बहुत बड़ा रीजन था, ये लिख लीजिएगा, मैं लिखवाना भूल गया था। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में 50% जो है टीपू सुल्तान अपनी टेरिटरी को लूज कर देते हैं। उसके बाद काफी हर्जाना ब्रिटिश को देना पड़ता है। उसके बाद फिर उनके 2 बच्चों को और प्रिजनर रख लेते हैं ब्रिटिश, जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं। टीपू सुल्तान के 2 सन्स या 2 बच्चे, उनको भी एज अ प्रिजनर रख लिया जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन ये शेर अभी झुकेगा नहीं, ये उठेगा, दहाड़ेगा। हिंदुओं से अगर हम बात करें, ठीक है, हिंदुओं से इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। टीपू सुल्तान हमेशा पैसे, बहुत सारे पैसे देते थे, काफी दान देते थे ताकि मंदिरों का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये भी बता दो, एंटी हिंदू नहीं थे। हाँ, कुछ युद्धों में काफी इन्होंने स्कर्मिशेस की, लेकिन एंटी हिंदू नहीं थे। ये इनकी तरफ से काफी दान जाता था और ये बुक्स में है। ठीक है, ये रिकॉर्ड में भी है। हालांकि इसके भी अलग अलग मत है, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन टीपू सुल्तान ने एक चीज तो है, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। काश उस समय पूरा भारत यूनाइट होता तो अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते। ठीक है, तो अगला पार्ट हम देखेंगे, उसमें 4th एंग्लो मैसूर वॉर और हिंदुओं के कैसे रिलेशन थे, फ्रांस से कैसे रिलेशन थे, नेपोलियन को पत्र लिख दिया था, और अल्टीमेटली 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ। तो ये सारी चीजें देखेंगे।